हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 21 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हम देखने वाले हैं एडिटोरियल और आइडिया पेज से। सबसे पहले हैप्पी वर्ल्ड योगा डे, और योगा ज़रूर करिए कंटिन्यू बेसिस पे, जिससे कि आप अपनी बॉडी को फिट रख सको और अपने माइंड को, कहते हैं ना, अपनी आत्मा का परमात्मा से योगा है, राइट। तो ऐसे में आप उस डिवाइन एलिमेंट को अपनी खुद की सोल के साथ कनेक्ट करो, या फिर आप इतने ज़्यादा समाधि में विलीन रहो अपनी पढ़ाई को लेकर के, इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहो कि यूँ लगे कि हाँ बिल्कुल में आज आप पॉलिसी मेकिंग ही कर रहे हो, राइट। तो उस तरीके से पॉजिटिव बिहेवियर, योगा पॉजिटिव प्लस, ठीक है, बिहेवियर बिल्कुल प्लस होना चाहिए आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। फर्स्ट आर्टिकल जो हम देखेंगे वो है आपके सामने, दिल्लीज सी ब्लाइंडनेस। जानेंगे क्या नेवी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या किया जा सकता है, किस तरीके से हम इंडिया और चाइना की राइवलरी में अगर इंडिया अपनी नेवल पावर को इंक्रीज़ करता है तो उसका कितना बेनिफिट मिलेगा, जानेंगे। लास्ट में इस आर्टिकल का हम एक समरी भी लेंगे, लुक एट हर, कि किस तरीके से अभी जो करंट सिनेरियो की बात करें जहाँ पर फीमेल एक ऑब्जेक्ट ना हो करके एक सब्जेक्ट के तौर पे अपने आप को असर्ट कर रही है, जिसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जानेंगे इस आर्टिकल की समरी लास्ट में। और ये वाला आर्टिकल है द राइट टू वेलबींग, वर्ल्ड योगा डे 21 जून के मौके पे ये आर्टिकल लिखा गया है। इस आर्टिकल को भी हम लास्ट में देखेंगे, एक बार पूरी रीडिंग मारेंगे। है तो सिंपल लैंग्वेज, सिंपल चीज़ें हैं जो आपने पहले सुनी होगी, पर देखना ज़रूरी है। आगे चलें। फिर हम दूसरे नंबर पे जो आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो ये, री एग्जामाइन एग्री एक्सपोर्ट, कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को लेकर के अभी जो डेटा रिलीज हुआ था, हमने देखा ना 4 पर्टिकुलर सेक्टर्स की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है कि हाँ अब की बार भी कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी में कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो एक्सपोर्ट का जो राइज होना देखा गया है, उसके पीछे क्या डिकोडिंग है, क्या हमें समझना चाहिए, वो जानेंगे। यहाँ पर कोविड के टाइम पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर सवाल और उनके कैसे काम करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ में मिल करके, ठीक है। तो इस आर्टिकल पर भी नज़र डालेंगे। तो टोटल 4 आर्टिकल्स हैं, 4 नहीं 5 आर्टिकल्स हैं, जिनमें 2 आर्टिकल डिटेल में है, एक आर्टिकल इस पर रीडिंग मारेंगे और योगा वाले पर उस पर समरी लेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। फर्स्ट आर्टिकल है दिल्ली सी ब्लाइंडनेस, मतलब समंदर की तरफ किस तरीके से दिल्ली अंधा होता चला जा रहा है या अंधेपन के का शिकार है। आर्टिकल लिखा है अरुण प्रकाश जी ने, ये नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। देखो, अगर देखा जाए अर्ली मैरीटाइम साइंस की, अगर अर्ली साइंस की बात करें, ठीक है, कि कुछ सिग्नल्स चाइना की तरफ से जो आए थे, तो उसमें देखो मैरीटाइम अवेकनिंग का पॉइंट आता है कि हाँ किस तरीके से समुद्री एरिया में, समुद्री क्षेत्रों में चाइना अपनी पावर को स्ट्रेंथन करता चला गया। उसके लिए शुरुआत हो जाती है जब 2004 में एक डिफेंस वाइट पेपर रिलीज़ किया जाता है चाइना के द्वारा, और उस टाइम पे वहाँ पे प्रेसिडेंट थे हु जिनताओ, ठीक है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 2012 तक कि हम कैसे भी करके एक मैरीटाइम ग्रेट पावर बनेंगे। अब ये टारगेट फिक्स हो गया 2004 में। अब ये वाइट पेपर बेसिकली क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट जो कि पार्लियामेंट में या फिर जो भी आपकी हाईएस्ट पार्लियामेंट है कंट्री की, जैसे कि हमारे यहाँ पर संसद है, ठीक है, तो वहाँ पर एक पूरा डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जाता है कि प्लान क्या है, मतलब आप कहोगे पॉइंट टू पॉइंट डिटेल आउट किया जाता है, जहाँ पे सरकार अपनी तरफ से प्रपोजल लेकर के आती है कि हम इस पर काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैरीटाइम पावर बनने के लिए ये डिफेंस वाइट पेपर लाया गया चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा 2004 में। आप देखोगे टाइम बाउंड मैनर में काम किया गया। रिजल्ट क्या निकला, आज चाइना की नेवी ने यूएसए को भी साइड में कर दिया है। दूसरा, केवल नेवी नहीं, इसके अलावा अगर सी की बात की जाए, ओशंस की बात की जाए, या आप ब्लू वाटर इकोनॉमी की बात भी कर लो, हर एक सेगमेंट में चाइना आज लीड कर रहा है। जैसे कि शिप प्रोडक्शन में टॉप नेशन, सिमिलरली मर्चेंट नेवी की बात करो तो लार्जेस्ट मर्चेंट नेवी है चाइना के पास में। ऐसे ही कोस्ट गार्ड की बात करो, फिशिंग फ्लीट या मैरीटाइम मिलिशिया, इनकी बात कर लो, हर एक तरीके से चाइना लीड कर रहा है। अब हम बात करते हैं चाइना इंडिया की राइवलरी की। देखो, हम एक तरफ तो इकोनॉमी में भी compete करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिलिट्री स्पेयर में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें डाउट नहीं है कि असिमेट्री तो बेसिकली ऐसे कैसे क्लियर दिखाई देती है कि चाइना और इंडिया को हम compete करने की कोशिश तो करते हैं, दोनों को कंपेयर तो करते हैं,
बट रियलिटी एकदम क्लियर है कि हाँ जी चाइना बहुत आगे निकल चुका है हमसे। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज़ चाहे कितनी ही एसिमेट्री रखें, पर वहाँ पर एक जो पॉइंट बनता है वो ये कि एशिया में अगर स्ट्रेटेजिक स्पेस की बात करें कि किसकी डोमिनेंस है, तो वहाँ पर आपको चाइना को चैलेंज करता हुआ इंडिया हमेशा दिखाई देगा, या फिर इंडिया के लिए चाइना चैलेंज है, तो दोनों राइवल हमेशा बने रहेंगे। कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे देखो, चाइनीज़ इकोनॉमी जितना जल्दी रिवाइवल की तरफ जा पाई, उतना जल्दी अच्छे से कोई परफॉर्म नहीं कर पाया। इसके अलावा जो चाइना का खुद का एक टारगेट है कि कैसे भी करके टेरिटरीज़ को ग्रैब किया जाए, ठीक है, आसपास की टेरिटरीज़ को ग्रैब करने के लिए, इसका एक एग्जांपल हम खुद हैं कि ईस्टर्न लद्दाख में चाइना ने पिछले साल एग्रेशन दिखाया। तो चाइना का टेरिटोरियल एक्सपेंशन, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, ये कंटिन्यूअसली बढ़ता ही चला जा रहा है, राइट। इसके अलावा चाइना का जो खुद का मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाइना अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करेगा मैरीटाइम सिल्क रूट के थ्रू, जिसमें आप जानते हो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ऐसे में वो अपना खुद का इन्फ्लुएंस बहुत दूर दूर तक ले जाना चाहता है, और उसमें एक टर्म निकल के आती है जियोपॉलिटिकल, दैट इज इंडो पैसिफिक रीजन। और उसी इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की इस इन्फ्लुएंस को कंटेन करने के लिए अमेरिका सहित टोटल 4 कंट्रीज, जिनमें इंडिया भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इन्होंने मिलके क्वाड स्टैब्लिश किया। बट आप देखोगे कि जो पीएलए नेवी है चाइना की, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि 2019 में एक और डिफेंस वाइट पेपर आया, चाइना के द्वारा लाया गया, और उसमें मेन फोकस किया गया है कि मैरीटाइम और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ को बहुत ही ज़बरदस्त लेवल तक पहुंचाया जाए, जो कि अनकम्पेरेबल हो। कहने का मतलब एक तो आप टारगेट लेकर के चलो, और दूसरा उनको टाइम बाउंड मैनर में आप इंप्लीमेंट करो, तो दोनों का बहुत फ़ायदा मिलता है। आज अगर मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में बहुत गैप्स हैं। जैसे कि एग्जांपल, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बनाने की बात चाइना में शुरुआत हो गई थी कि हाँ जी 2015 में सोच लिया गया था, मतलब प्लान एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया था कि हमें खुद का एयरक्राफ्ट डेवलप करना है, एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप करना है। दैट मीन्स बड़े जो नेवी के शिप्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, राइट, जहां पर एयरक्राफ्ट लैंड भी कर सकते हैं, टेक ऑफ भी कर सकते हैं। तो आप देखोगे 2015 में ये बात हुई, और 2018 में तो कमीशन भी हो गया वो नेवी में। अब उल्टी बात करो इंडिया की जी, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर की बात हमने की, कमेंसमेंट कब आया? 2009 में, और आप देखोगे 2021 अभी चल रहा है, तब जा कर के ये काम हो रहा है। तो ऐसे परिस्थितियों में दोनों में देखो टाइम गैप कितना ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा, अगर इसी तरीके से रूट्स में ही हम अगर इन कमियों को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे कि गैप कितना है, डिले कितना आ रहा है, तो क्या हम वाकई में हमारे टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे, जिसमें चाइना को हम कंटेन करने की बात करते हैं। इंडिया का फर्स्ट मैरीटाइम मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो फर्स्ट प्लान आया था 2003 में, जिसको बोला गया था सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। और उसी टाइम पे देखो 2004 के अंदर फर्स्ट जो डिफेंस वाइट पेपर आया था चाइना का, 2004 में आया था, तो लगभग सेम टाइम था। पर आज देखो कि हमारा जो सागरमाला प्रोजेक्ट था उसमें फोकस किस पे किया गया था? केवल और केवल जो हमारी 7500 7,500 किलोमीटर की जो कोस्टल लाइन है वहाँ पर डेवलपमेंट करना, सी पोर्ट्स का डेवलपमेंट करना, और रोड और रेल के थ्रू कनेक्शन करना, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना अंदर की तरफ, ठीक है। इसके अलावा नेवी का कोई फोकस लिया ही नहीं गया था। तो अगर पॉलिटिशियंस की बात करें तो चलो ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने माना था कि सागरमाला जो है वो एक रामबाण का काम करेगा, ठीक है, कि इंडिया में जो भी मैरीटाइम शॉर्टकमिंग्स है, आज हम ट्रेड में कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, या फिर हमारी जो पकड़ है इंडियन ओशन में, हम बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन में, उसके बावजूद हमारी पकड़ कम है, तो बोलो इसको बढ़ाया जा सकता है। बट आप देखोगे कि आगे आने वाली सरकारें क्या करती हैं कि पिछली सरकार ने कोई भी स्कीम, कोई भी प्लान शुरू किया तो सबसे पहले तो उसको ख़त्म करेंगी कि हाँ जी ये नाम हमारा है, हमारा दिया हुआ नहीं, हमारा प्लान नहीं, हम तो दूसरा प्लान करेंगे। और यही चीज़ कहीं ना कहीं आगे से आगे चलती चली जाती है। तो इसका असर क्या होता है कि आप डेवलपमेंट नहीं कर पाते हो। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि आप केवल और केवल डेवलपमेंट और रोड कनेक्टिविटी इनकी बात कर रहे हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी इनकी कोई बात नहीं हो रही है सागरमाला प्रोजेक्ट में। तो ऐसे में आप देखो कि पहले ही आपने टारगेट्स कम ले रखे हैं और उनको आप बार बार में चेंज करते रहते हो। तो इससे क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपकी एक तरीके से डिबिलिटी आ जाती है। डिबिलिटी का मतलब हो गया कि आप समर्थ नहीं हो कुछ भी चीज़ों को टाइम पे एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ अगर करी जाती है
और वो भी मैरीटाइम में, तो मर्चेंट शिपिंग, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, सी बेड एक्सप्लोरेशन। इसका मतलब हो गया कि आप इंडियन ओशन में, आप हाई सीज हैं, वहाँ पर देखो अप्रूवल दिया हुआ है यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि भाई आप वहाँ पर जाओ और आराम से एक्सप्लॉइट कर सकते हो सी बेड को, मतलब जो पानी के नीचे का जो फ्लोर है वहाँ पर आप जाओ आराम से, जो भी आपको मिनरल्स एक्सप्लॉइट करने कर सकते हो, एक लिमिट तक अलाउ किया हुआ है। तो ऐसे में हमारे पास में उसका प्रॉपर प्लान नहीं है। फिशरी की बात करो, हाँ वो बात ठीक है कि फिशरी की प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, पर कैपिटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी हमारे कहीं ना कहीं कम दिखाई देता है। तो वो चीज़ें पॉइंट आ जाती है कि जो टारगेट होना चाहिए ब्लू इकोनॉमी का वो भी मिसिंग है, तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव भी कहीं ना कहीं मिसिंग है। ओके, इसके अलावा आप देखो ट्रेजेक्ट्री की बात करें तो सागरमाला प्रोजेक्ट के बाद में एक चीज़ क्लियर आ रही है कि कहीं ना ये जो इंडियन गवर्नमेंट के पास में कुछ ना कुछ फार साइटेडनेस की कमी है, एक मायोपिया है कि आप शॉर्ट टर्म तो सोच रहे हो बट एक लंबे टाइम के बाद में या फिर दूर की सोच नहीं रख पा रहे हो। ब्यूरोक्रेटिक इनएप्टीट्यूड देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं हम पीछे रह पा रहे हैं। शुरुआत में जब सागरमाला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था पहला अवतार, तो वो 2003 अगस्त में लाया गया था वाजपेयी सरकार के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि गोल्डन हाईवे क्वाड्रिलेटरल, जो आप देखते हो ये जो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आप देखते हो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये चारों मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट किया जाता है एक्सप्रेस वेज के थ्रू, तो उनको आप पोर्ट्स के साथ में कनेक्ट करना चाह रहे थे। तो इससे क्या होगा कि कनेक्टिविटी अगर प्रॉपर होगी तो हमारे जो कमियां हैं, एक कनेक्टिविटी लॉजिस्टिकल इश्यूज जो हैं, उनको हम करेक्ट कर पाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि कुछ महीनों बाद में जनरल इलेक्शन होता है, नई सरकार बनती है, यूपीए सरकार ने सागरमाला प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया, खुद का फिर नया प्लान लेकर के आते हैं 2005 में, जिसको बोला गया नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्लान, जिसको हम बोलेंगे एनएमडीपी 2005। अब आप देखोगे कि सागरमाला प्रोजेक्ट में जो टारगेट्स लिए गए थे, अब इस नए डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर मोर और लेस वो के वो टारगेट्स लिए गए, पर जितना टारगेट लिया गया था अचीवमेंट करने के लिए वो टारगेट अचीव ही नहीं हुए। इस एनएमडीपी के अंदर 276 प्रोजेक्ट्स फाइनल आउट हुए थे, 1,0339 करोड़ रुपए का अलोकेशन किया गया था। प्लान प्रोग्रेस करता है, रिजल्ट ये रहता है कि 7 साल बाद में जब लोकसभा के अंदर इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में पूरी डिटेल दी जाती है, तो बताया जाता है कि 276 प्रोजेक्ट्स में से 82 तो बताया कि बोले कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद में बताया कि 30 जो हैं उनको ड्रॉप कर दिया गया है, 66 हैं वो अभी चल रहे हैं। तो डिले देखो और कितना गैप है। एक उधर 3 साल के अंदर मैरीटाइम जो एयरक्राफ्ट करियर है वो लॉन्च कर दिया जाता है, कमीशन कर दिया जाता है नेवी में, चाइना में, और दूसरी तरफ हम अभी तक ये प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कितना गैप आ रहा है। 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एनएमडीपी 2005 का ये जो हमारा प्रोग्राम है इसको अब हम अबंडन करेंगे, छोड़ेंगे, और एक नया प्रोग्राम शुरू कर दिया जिसको बोला गया मैरीटाइम एजेंडा 2010-2020, इसको MA 2020 भी बोला गया। अब इसके बाद में ये सागरमाला का 2003 का प्रोजेक्ट, एनएमडीपी 2005 का प्रोजेक्ट, ये तो फेल हुए ही थे, ठीक है। इनका मेन फोकस था कि पोर्ट मॉडर्नाइजेशन करें, जो भी हमारे सी पोर्ट्स हैं, रेल कनेक्टिविटी को एनहेंस किया जा सके, पर ये दोनों फेल हुए या स्क्रैप कर दिए गए। अब ये नया ही एक नई चीज़ लेकर के आए। तो पॉइंट ये निकल के आता है कि सरकार जो है वो लगातार कहीं ना अपनी इग्नोरेंस या फिर जो एक फार साइटेडनेस है उसको बिल्कुल इग्नोर करके चल रही है। अब ये जो MA 2020 प्रोग्राम आया, इसमें 5 लाख करोड़ रुपए का अलोकेशन किया जाता है, जिसमें शिप बिल्डिंग पर भी ध्यान देना था, कोस्टल ट्रेड कि हाँ जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर ट्रेड कितना हो रहा है, और इसके अलावा कार्गो हैंडलिंग हो गई, पोर्ट्स की कैपेसिटी हो गई, हाँ कितने शिप्स आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी इंक्रीज़ हो, और अदर कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ करना, ये टारगेट किया गया। MA 2020 की बात करें, जितना डॉक्यूमेंट में लिखा गया था वहाँ पर 2 पॉइंट्स के ऊपर इस प्रोजेक्ट पे MA 2020 पे सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि एक अनरियलिस्टिक टारगेट था कि आपने पिछले क्योंकि 7 से 8 साल ही बचे थे, 2012 था और 2020 तक आपने टारगेट कर लिया, और 2010 प्रीवियस रेट्रोस्पेक्टिवली आप सोच रहे थे कि हाँ हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे 2010 से लेके 2020 तक।
तो आप यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि 7 से 8 साल के अंदर क्या आप अपनी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को 5 गुना बढ़ा पाते। इसी तरीके से कार्गो थ्रूपुट की, हाँ, एक पोर्ट पे कितने शिप्स आ रहे हैं, लोड हो रहा है, अनलोड हो रहा है, क्या वो आप 4 गुना तक इंक्रीज कर सकते थे। ये बहुत बड़े सवाल थे। तो ऐसे में सरकार ने जो कुछ भी प्लान किया उसके पीछे कोई भी एक डिटेल्ड स्टडी नहीं थी, या फिर केवल और केवल एक कहता है ना कि सिगुफा तैयार किया गया था, इन शॉर्ट। ऐसे ही सेकंड पॉइंट पर जो डाउट आता है वो ये कि मिनिस्ट्री खुद अगर अपनी रोड मैप के बारे में डिस्कशन करे, ठीक है, तो वहां पर जो एजेंडा है उस पर तो बात कर ली जाती है, पर एक्शन के ऊपर कोई नहीं है। मतलब कि बातें तो बहुत हो रही हैं, पर एक्शन की, इंप्लीमेंटेशन की बात करो तो वहां पर भी जीरो मामला है। तो अगर प्रिडिक्टेबली देखें तो MA 2020 फेल हो गया अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। अब जिसने पिछले कई टारगेट्स को फेल कर दिया। अब आप देखोगे यहां पर कि जैसे ही एनडीए गवर्नमेंट आती है 2014 में, तो अब वो फिर से इस एमए प्रोग्राम जो शुरू किया गया था यूपीए गवर्नमेंट का, उसी प्रोग्राम को रिवैम्प कर देती है नए तरीके से। और 2004 का जो शुरुआती प्रैक्टिस था ना, वो था जिसका नाम हो गया क्या, सागरमाला। फिर से अब सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में आप पढ़ते हो, नहीं पढ़ा तो आप जरूर पढ़ो। इसमें क्या था कि सागरमाला प्रोजेक्ट 2015 में फोकस हो गया कि पोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया जाएगा और कनेक्टिविटी एनहेंस करनी है। अभी भी देखो कनेक्टिविटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बातचीत नहीं हो रही है। अभी भी देखिए आप, सागरमाला में बहुत आशाएं थी कि बहुत जल्दी काम करेगा, प्रोग्रेसिव एक मॉनिटरिंग भी अच्छे से की जाएगी, डेटा भी अवेल किया जाएगा। बट अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का सागरमाला प्रोजेक्ट का ट्रैकर जो वेब पोर्टल है, वहाँ पर सितंबर 2019 तक जितना प्रोजेक्शन किया गया था उससे बहुत कम अचीवमेंट हुआ है। प्लान ने एम किया था कि 40 लाख डायरेक्ट जॉब और 60 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेंगी सागरमाला प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंट होने पर। बट गवर्नमेंट ने खुद ने एडमिट किया है कि जॉब्स केवल 10,000 नौकरियां मिल पाई हैं, तो जो कि कहीं ना कहीं झूठा हो गया, ये साबित हो गया। इसके अलावा इनिशिएटिंग सच प्रोग्राम्स, इस तरीके से प्रोग्राम्स की शुरुआत हो जाती है तो आप एम्स को थोड़ा रियलिस्टिक बनाना चाहिए कि कितना हमारा अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा हुआ है, कितनी हमारी खुद की कैपेसिटी है और कितना हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक रियलिस्टिक मैनर में काम होने की ज़रूरत है टारगेट्स को अगर आप फाइनलाइज कर रहे हो। रीनेमिंग करना, अबंडन करना, क्या ये वाकई में एक कंट्री को आगे ले जाने की तरफ सही काम हो पाएगा? अगर हमें हमारी मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करना है तो क्यों ना एक नेशनल स्ट्रेटजी बनाई जाए जिसमें एक मैरीटाइम सेक्टर पे मेन फोकस हो, जिसमें 50 साल का एक पूरा प्लान हो, ठीक है, पार्लियामेंट का एक प्रॉपर अप्रूवल हो उस पर, जिसमें कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की आए फिर वो प्लान पे काम होगा तो होगा ही। ऐसे नहीं कि सरकार एग्जीक्यूटिव कुछ भी ऑर्डर दे दे और उसको फिर बाद में दूसरे एग्जीक्यूटिव जैसे टेक ओवर करेंगे गवर्नमेंट को तो उस पिछले को अबंडन कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे में इंडिया देखो, हम कई दशकों की अगर बात करें तो बहुत पीछे निकलते चले जा रहे हैं आगे बढ़ने की बजाय। तो एक डायनामिज्म होने की ज़रूरत है, सोच के अंदर देखने की ज़रूरत है लंबी दूरी तक, तब जाकर के एक मैरीटाइम एरिना में हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। आज अगर देखें तो मेजर पोर्ट्स जो हैं वो ओवरलोडेड है, इनएफिशिएंटली ऑपरेट कर रहे हैं। शिप बिल्डिंग की बात करो तो वो यूं मान लो कि मरणासन है, मॉरिबंड है, दैट मीन्स नो लॉन्गर इफेक्टिव। मर्चेंट फ्लीट की बात करो, इनएडिक्वेट है, नंबर्स में भी देखो, क्वांटिटी में भी देखो। तो प्रोग्रेस क्या है, एक स्नेल्स पेस, इसका मतलब बहुत रैंक करके आगे बढ़ रहे हैं हम। सी बेड एक्सप्लॉइटेशन की बात करो तो ऐसे में भी हम बहुत पीछे हैं। तो फिशिंग इंडस्ट्री में भी ज़्यादा कुछ हमारा इतना रोल होता नहीं है। ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर देखो तो हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं कमियां बची हुई है। तो राइटर बोल रहे हैं कि देखो सी वर्ड अगर देखें तो वहाँ पर हमें अपने आप को थोड़ा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। नेवल पावर की बात करो तो यही एक डिसाइसिव रोल प्ले कर सकता है इंडिया और चाइना राइवलरी में, क्योंकि चाइना का अगर नॉर्दर्न रीजन से देखा जाए ना, हिमालयन पॉइंट से, तो वहाँ पर तो देखो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस अगर होता भी है तो वो टेरेन थोड़ा डिफिकल्ट है और टेरेन कहीं ना कहीं इंडिया को फेवर कर जाता है। पर अगर इधर देखोगे ना नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरीटाइम में, वहाँ पर चाइना की शिप्स जो हैं अगर वो पावरफुल हैं तो इंडिया के लिए चैलेंज बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देंगे। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम सेक्टर बनाना ज़रूरी है। और अगर सच में बात की जाए कि हमें आत्मनिर्भर बनना है तो यहाँ पर ध्यान दो मैरीटाइम सिक्योरिटी पे। ओके, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है री एग्जामाइन एग्री एक्सपोर्ट बास्केट की एक्सपोर्ट की बात हम कर लें एक बार। तो ये आर्टिकल लिखा है अशोक गुलाटी जी एंड ऋतिका जुनेजा जी के द्वारा। इस आर्टिकल को लिखने वाले राइटर्स की अगर देखें तो ये देखो, गुलाटी जी तो इन्फोसिस चेयर प्रोफेसर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, और अगर जुनेजा जी की बात करें तो एक कंसल्टेंट है आई क्रायर में। तो इनके द्वारा जो कहा जा रहा है, ये देखो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर इनके कमेंट आते रहते हैं। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की हम बात करें 2020-21 में 41.8 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया गया, जिसमें आप देखो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 18% का आप ग्रोथ रजिस्टर कर रहे हो एक्सपोर्ट में। तो 2020-21 का आप डेटा देख रहे हो, इसका मतलब पिछले साल कौन सा हो गया, 2019-20। तो ये कंपैरिजन में 18% आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, या फिर जिन जिन फैक्टर्स के चलते ये एक्सपोर्ट राइज हुआ है उन फैक्टर्स को हमें थोड़ा डिकोड करने की ज़रूरत है। अगर हम इस एक्सपोर्ट फिगर की बात करें तो टारगेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था कि किसानों की जो इनकम है उसको हमें डबल करना है। 2022 का टारगेट लिया था, वो बात अलग है कि अब तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी केस में। 2021 तो आ गया, 2022 अगले साल है ही, और ये जो सेशन है अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22 इसमें इंक्लूडेड है ही। तो ऐसे में टारगेट ये था कि 60 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करेंगे, जिसमें किसानों की जो इनकम है उसको डबल करने की टारगेट था। उसमें से एक पॉइंट ये भी था कि 60 बिलियन को हम अचीव कर लेंगे। हो कितना रहा अभी, 41.8 बिलियन डॉलर्स का। तो ऐसे में ये दूर दूर तक कहीं पर भी हमें सक्सेसफुली अचीव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके चलते आज अगर ये जो एक्सपोर्ट में ग्रोथ है, क्या ये सस्टेन कर पाएगी लंबे समय तक, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस इम्प्लीकेशन को, इन सारे मुद्दों को हमें समझने के लिए कुछ चीज़ों को डिकोड करने की ज़रूरत है। वो चीज़ें हम देखते हैं। अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के हिसाब से देखिए कि कौन कौन सी कमोडिटीज़ हमने एक्सपोर्ट की है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ राइस का, जिसमें क्वांटिटी देखोगे 17.7 मिलियन टन्स और वैल्यू हो जाएगी उसकी 8.8 बिलियन टन। लगभग जितना एक्सपोर्ट किया गया 2020-21 में उसका 21% तो राइस ही एक्सपोर्ट हुआ है। फिर उसके बाद में आप देखो, फिर मरीन प्रोडक्ट्स का भी एक्सपोर्ट हुआ है, तो स्पाइसेस का भी हुआ है, तो बोविन का भी हुआ है, तो मीट का भी हुआ है, और शुगर की यहाँ पर आप देखो कि 2.8 बिलियन डॉलर्स के फिगर के इक्वलेंट हमने शुगर एक्सपोर्ट किया। तो यहाँ पर राइस और शुगर, ये दो डेटा आप थोड़ा ध्यान रखें। तो अब इन सब के ऊपर हमने जितना एक्सपोर्ट किया, आपने पैसे की तो बात कर ली, बट एनवायरमेंटल कॉस्ट कितनी ज़्यादा लगी है वो भी तो आप कंसिडर करो, क्योंकि शुगर और राइस ये दो ऐसी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं जिनमें आपको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो क्या वाकई में इसी तरीके से हम शुगर और राइस के ऊपर एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी अगर दिखाएंगे तो क्या हम लंबे समय तक टिक पाएंगे? क्योंकि हमारे यहाँ तो पानी की कमी चल रही है। राइस और शुगर ये दो वाटर गजलर है, दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है इन दोनों के अंदर। इसके अलावा अब अगर ये राइस की तरफ हम टिल्ट की बात करें, शुगर की तरफ अगर हम टिल्ट की बात करें, तो इसके पीछे दो बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो इरिगेशन के लिए जो पावर रिक्वायरमेंट होती है, बिजली की रिक्वायरमेंट, उसमें सरकार के द्वारा दी जाती है सब्सिडी। तो फार्मर्स बिना कोई सोचे समझे पानी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से निकालते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं ग्राउंड वाटर को, और उसके बाद में फिर खेती किया करते हैं। दूसरी सब्सिडी प्रोवाइड कर दी जाती है फर्टिलाइज़र की, उसमें पर्टिकुलर बात करें तो यूरिया, और रही सही में डीएपी पे भी हमने देखा कि अभी कितनी ज़्यादा सब्सिडी है वो राइज कर दी गई है सरकार के द्वारा। तो ऐसे में सब्सिडीज़ के चलते बहुत ज़्यादा लापरवाही अपनाई जाती है, और रिजल्ट क्या होता है कि फार्मर तो ये सोचता है, या फिर सरकार तो ये सोचती है कि प्रोडक्शन बहुत हो रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फार्मर ये सोचता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सब्सिडी तो मिल ही रही है, तो यूज़ करने में क्या है, पैसा थोड़े ना लग रहा है। तो ऐसे में नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन होना बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाता है आने वाली जनरेशन्स के लिए। तभी तो सस्टेनेबिलिटी पे सवाल है कि क्या हम लगातार इस एक्सपोर्ट को सस्टेन कर पाएंगे। इसके अलावा जब हमारे यहाँ पर सब्सिडीज़ दे दी जाती है तो किसान भी उन्हीं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं जिसमें सरकार हेल्प प्रोवाइड करे। तो ऐसे में राइस की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, शुगर की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब आप देखो कि अगर डोमेस्टिक स्टॉक्स में आपके पास में बहुत सारा
शुगर और राइस अगर अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करने की कोशिश करोगे। अब एक्सपोर्ट कराओगे तो वहाँ पर क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश करोगे। कॉम्पिटिटिव का मतलब कि मान लो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, थाईलैंड, ये ऐसे कंट्रीज है जहाँ से शुगर एक्सपोर्ट होता है इंटरनेशनली। अगर यहाँ से कितनी 1 क्विंटल जो चीनी है, शुगर है, उसकी प्राइसेस जितनी इनका होती है उससे कंपैरिजन में अगर इंडिया की शुगर की प्राइस कम होगी तो इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की शुगर की डिमांड होगी कि नहीं। तो ऐसे में इंडिया की सरकार, मतलब हमारी सरकार के द्वारा एक्सपेंसिव जो डोमेस्टिक स्टॉक है शुगर का, उसको कम करने के चलते आप देखोगे जो शुगर पे जो एक्सपोर्ट के टाइम पे जो ड्यूटीज़ लगती हैं वहाँ पर सब्सिडी दे दी जाती है। तो ऐसे में अब भारत के खिलाफ में ये तीनों देश WTO में अब इस मुद्दे को लेकर के खड़े हैं कि इंडिया जो है वो कॉम्पिटिटिव या फेयर मैनर के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के देखो इंडिया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी क्वेश्चन के दायरे में आ गया। एनवायरमेंटली हम देख ही रहे हैं। इसके अलावा देखें, राइस की बात की जाए तो पावर और फर्टिलाइजर की हम ऑलरेडी बात कर चुके, कितनी ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। तो ओवरऑल पंजाब और हरियाणा ऐसे 2 स्टेट्स हैं जहां पर इस पर्टिकुलर सीरियल का या फिर आप कहोगे फूड ग्रेन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ओके, अब अगर सब्सिडीज़ को तो विड्रॉ कर ली जाए, ये जो सब्सिडी दी जाती है ना, सब्सिडी का मतलब हो गया कि आप पहले से ही कॉस्ट रिड्यूस करके बेच रहे हो। इसकी बजाय राइटर ये अशोक गुलाटी जी का हमेशा से एक ही रिकमेंडेशन आ रहा है कि आप हेल्प ही करना चाहते हो ना फार्मर्स का, डेटा प्रॉपर आप कलेक्ट करो, सब्सिडीज को तो करो बंद, और आप प्रोवाइड करो डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर, कि जैसे ही फार्मर की जितनी प्रोडक्शन हो तो उसके बाद में उसका मार्केट में तो पैसा उसी तरीके से लगे, जैसे बिजली का बिल आए तो 8, 8.5 रुपये या 5.5 जितना भी रुपया यूनिट पर यूनिट के हिसाब से लग रहा है वो लगने दो। फिर उसके बाद में आप उनको कंपनसेट कर दो, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जैसे कि आपने देखा होगा LPG का जो उज्ज्वला स्कीम शुरू हुई थी, खैर आजकल तो वो सब्सिडी बंद ही हो गई, उससे भी लोग बहुत नाराज हैं। ओके, तो ऐसे में आप ऐसा कर सकते हो कि भाई आप पहले इलेक्ट्रिसिटी का बिल पूरा दो, फिर उसके बाद में आपको जो उनको रिलैक्सेशन देना है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। उससे क्या होगा कि फार्मर्स को पता पड़ेगा कि वाकई में कितना खर्चा होता है। दूसरा, गवर्नमेंट अगर अपनी तरफ से MSP या FRP फिक्स करती है, जो फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस है या फिर मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है, वो अगर फिक्स करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या सरकार, तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन लाया जा सकता है ना। अब वो डाइवर्सिफिकेशन के चलते क्या हो जाएगा, हम एग्रीकल्चर को और सस्टेनेबल बना पाएंगे। तो ये कुछ सजेशन बता रहे हैं। आगे बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी की बात करें तो कंट्री हमारा वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज में से कंसिडर होता है। कल ही परसों में एक डेटा पढ़ रहा था जिसमें बताया गया था कि हमारे देश के अंदर ये कुछ मतलब आप देखो लगभग 80% एरिया ऐसा हो गया है जो वाटर स्ट्रेस का सामना कर रहा है। ठीक है, तो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो 2011 में ये हुआ करता था 1544 क्यूबिक मीटर, जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितना हुआ करता था, 5178 क्यूबिक मीटर। कितना डाउन हो गया है कि एक इंडिविजुअल को एक साल में कितना पानी मिलेगा। ओके, दूसरा 2050 आते आते ये जो 1544 क्यूबिक मीटर है ये और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा 1140 क्यूबिक मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, पानी की कमी। और फिर भी आप शुगर और राइस के एक्सपोर्ट को आप कंसिडर करके और अपने आप को बहुत ज़्यादा चेस्ट थंपिंग कर रहे हो कि हाँ हमने बहुत गजब का एक्सपोर्ट किया है, तो क्या ये सस्टेन कर पाएगा। फिर राइटर जो है डेटा को फिर कंपाइल करके बता रहे हैं कि अगर आप शुगर की बात करो तो आपने कितना पानी एक्सपोर्ट कर दिया। आप ये देखो कि आप एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री हो, उसके बावजूद आप शुगर एक्सपोर्ट कर रहे हो। इसका मतलब शुगर में जो पानी लग गया उस पानी को एक्सपोर्ट कर दिया आपने। इसका मतलब इसका ये हो गया क्लियर कि आपने 3000 से 5000 लीटर के हिसाब से देखें तो लगभग 15 बिलियन क्यूबिक वाटर जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया शुगर के नाम पे। सेम चीज़ आप राइस पे अप्लाई करो तो लगभग 35.4 बिलियन क्यूबिक वाटर आपने एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये चीज़ें क्या शो कर रही है कि क्या एनवायरमेंटली हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सस्टेनेबल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। पानी के अलावा राइस कल्टीवेशन की बात करें तो भाई हमारे यहाँ पर जितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है एग्रीकल्चर में, उसमें 18% तो अकेला राइस कल्टीवेशन कर देता है। जो कि आज अब हम पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के तहत हमारे टारगेट्स हमने फिक्स कर रखे हैं,
तो हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। हमें ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा फार्मिंग प्रैक्टिसेस में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जैसे कि अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग सिस्टम आप यूज़ करो, जिसमें आप पानी दो, फिर उसके बाद में थोड़े टाइम तक छोड़ दो पानी को, फिर जैसे ही थोड़ी सी मॉइस्चर का कंटेंट डाउन होने लगे फिर उसके बाद में पानी प्रोवाइड करो चावल में। इससे क्या हो सकता है कि आपके पास में इस टेक्निक को यूज़ करके जो वाटर स्कैर्सिटी है उसको हम टैकल कर पाएंगे, पानी की कमी के चलते भी हम खेती कर पाएंगे। इसके अलावा जो डायरेक्ट सीडेड राइस होता है, एक तो होता है क्या कि आप नर्सरी में प्लांट लगाते हो, फिर उसके बाद में प्लांट्स को ले जा करके बड़े बड़े खेतों में लगाते हो। ऐसे में आप ये 2 बार की मेहनत करने के बजाय सीधा ही राइस को कल्टीवेट करो ना, इस टेक्निक पे काम करो। माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया या फिर जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसको काम में लो। फार्मर्स को आप इंसेंटिवाइज करो कि वो पानी को बचाएं। पैडी और शुगर के अलावा दूसरी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को भी आप प्रोमोट करो। इससे फायदे 2 हैं, वाटर अवेलेबिलिटी इंश्योर हो पाएगी, तो कार्बन फुटप्रिंट को भी हम रिड्यूस कर पाएंगे। अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, एग्रीकल्चर ट्रेड की बात करें, तो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे जितना हमारे पास में सरप्लस हुआ करता था उसके कंपैरिजन में अभी पिछले 7 सालों के अंदर ओवरऑल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में कमी देखने को मिली है। ओवरऑल नेट अगर देखें, नेट का मतलब हो गया कि एक्सपोर्ट में से आपने इंपोर्ट को माइनस कर दिया, फिर आप एग्रीकल्चर का नेट निकालते हो तो आप देखो 27.8 बिलियन तक आप पहुंच पाए हो, जो कि आप मतलब 27.8 बिलियन डॉलर तक हुआ करता था 2013-14 के टाइम पे जब यूपीए गवर्नमेंट गई थी। उस टाइम से अगर अभी का बात करें तो हमारा सरप्लस चल रहा है 13.5%, जो कि कंपैरेटिवली बहुत कम है, हमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक सेकेंड, हाँ एक छोटी सी चीज़ ये करेक्ट कर लेना कि 2013-14 में हम जो एक तरीके से एग्रीकल्चर में ट्रेड जितना होता था हमारे कंट्री के अंदर हमारी जीडीपी में, तो उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेन देन का अगर हिस्सा देखें तो 2013-14 में 20% तक का एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का लेन देन हुआ करता था, जो कि घट करके 2020-21 में कितना हो गया 13.5%। ये मानो कि 100 रुपए का अगर ट्रेड इंडिया में एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है तो 20 रुपए का ट्रेड 2013-14 में हुआ करता था, जो कि घट करके 13.5% तक ही पहुंच गया 2020-21 में। तो आप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो कि 43.3 बिलियन डॉलर का आपने कर दिया, उसके बावजूद भी जो एक कहते हैं ना कि हाँ हिस्सा कितना है फार्मर्स की इनकम में, एक्सपोर्ट का कितना हिस्सा है, वो हिस्सा डिक्लाइन हुआ है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की बात करो तो अगर हमारा ये हिस्सा रिड्यूस हो रहा है 20% से 13.5% पे हम आ गए, इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं, वो इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ compete नहीं कर पा रही है। हम बात करते हैं आज आत्मनिर्भर भारत की, तो ऐसे में ना तो हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को प्रमोट कर पा रहे हैं, और रही सही में अगर सस्ते में अनाज अगर हमें मिले तो उनके ऊपर भी हमने क्या टैरिफ स्ट्रक्चर्स को और ज़्यादा रिजिड कर दिया, और ऐसे में हमने क्या कर दिया एक तरीके से कंजर्वेटिव अप्रोच अपनानी शुरू कर दी। तो एक तरफ तो हम एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो उसमें भी राइस और शुगर जा रहा है, तो वहां पर तो एनवायरमेंटल लॉसेज हैं, और दूसरी तरफ हमने आत्मनिर्भर भारत का नाम लेकर के हमारे दरवाजे बंद कर दिए, तो बाहर से आने वाली कमोडिटीज को हमने पैक कर दिया। तो ऐसे में हम तो दोनों तरफ से लूज लूज सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को समझने की जरूरत है। यहां पर राइटर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि नॉन बासमती चावल की अगर बात करें तो वो उसके एक्सपोर्ट को लेकर के हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। वो कुछ ऐसे हैं, देखो बासमती चावल होते हैं अच्छी क्वालिटी के, नॉन बासमती चावल का मतलब थोड़ा सा क्वालिटी में थोड़े से कम। अगर उनकी बात करें तो जो डोमेस्टिक प्राइसेस चल रही है ना, उसके कंपैरिजन में आप कम प्राइस के ऊपर एक्सपोर्ट कर रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है जी कि इन डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस है कोई चावल की, जो मान लो कि नॉन बासमती चावल की 40 रुपए किलो है, और आप बेच रहे हो उसको मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में 30 रुपए किलो या फिर 25 रुपए किलो। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इसमें से एक ऑप्शन तो ये निकल के आता है कि ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, इसमें चोरी होती है। एक ऑप्शन तो ये है, बाकी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, तो ऐसे में यहां पर जो भी एक्सपोर्ट करने वाला ट्रेडर है
उस बंदे ने बीच में कहीं लीकेजेस का फ़ायदा उठाया है और इकट्ठा कर लिया। जो गेहूं, जो चावल हमारे यहाँ पर लोकली 40 रुपए किलो बिक रहे हैं, वो आप 25 रुपए किलो के हिसाब से एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी वाली आई कि नहीं। तो एक तो डाउट यहाँ पर है ये लीकेज वाला, और मोर और लेस आपको बताऊँ मैं, ये कहीं ना कहीं है। आप देख सकते हो आसपास में। ये हाई टाइम है कि पॉलिसी मेकर्स को रिविजिट करने की जरूरत है पूरे खेल को, जिसमें राइस और शुगर की जगह हमें दूसरे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे फोकस करना चाहिए। एमएसपी और एफआरपी जो राइस और शुगर के लिए आप रिलीज करते हो, उसको आप थोड़ा सा डाइल्यूट करो। नहीं तो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर में अगर हम काम करना चाहते हैं, लगातार एक सतत प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं आने वाली जनरेशन्स के लिए, जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है उनको कॉम्प्रोमाइज किए बिना, तो हमें सही तरीके से काम करना पड़ेगा कि एक एक पानी की बूंद सही तरीके से काम में आए। पीडीएस सिस्टम की बात करें, देखो इसकी ज़रूरत है, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमारे यहाँ पर पीडीएस सिस्टम है तो आप उसको उसके बेसिस पे गरीबों को अनाज देने की बात कर रहे हो। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स में ओवरलोडिंग हो रही है। आप उतना ही अनाज खरीदो, उतना ही एमएसपी तक का काम करो, या फिर उतनी ही चीज़ें आप करो जितना कि, जैसे राइस की बात करें, एक स्टेपल फूड हमारे लिए, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास में जितना ग्रेन स्टॉक करने के लिए अवेलेबिलिटी है, उनके पास स्पेस है, उससे ज़्यादा आप क्यों करते हो? इसकी बजाय जो पैसा आप एक्स्ट्रा में दे रहे हो, फालतू में एक्स्ट्रा इकट्ठा कर रहे हो वहाँ पे, चाहे गोडाउन्स में चावल ख़राब हो रहा है, गेहूँ ख़राब हो रहा है, चूहे काट रहे हैं, तो ऐसे में वो पैसे को आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ख़त्म क्यों नहीं लगाते, क्यों नहीं हो, जिससे कि और अच्छी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इनोवेट हो सके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, इम्प्रूव किया जा सके, सस्टेनेबल बेसिस पे हम आगे बढ़ सकें। फार्मिंग प्रैक्टिसेस में अगर हम इस कार्बन एमिशन को और वाटर वेस्टेज को रिड्यूस कर लेंगे तो इसमें कितना फ़ायदा हो जाएगा। देखो, एक एक्सपोर्ट लेड स्ट्रेटजी तो होनी ही चाहिए कि हमें वाकई में एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना चाहिए, पर ऐसे में अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर ज़्यादा लगती है कि आपके पास में कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, आपके पास में स्टोरेज के लिए गोडाउन्स की कमी है, सिलोज की कमी है, तो उनको भी आप करेक्ट करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेकर के आओ, जिससे कि कम से कम पानी में आप अच्छी से अच्छी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सको। इजराइल देखो, एक डेजर्ट कंट्री है, मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पे लोकेटेड है, वो कंट्री सेल्फ सफिशिएंसी लेकर के आ रहा है टेक्नोलॉजी बेसिस पे। तो हम क्यों नहीं हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी लॉजिस्टिक्स को, हमारी जो कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और इन्वेस्ट करके। तो जो वेस्टेज है ना, इसको डायरेक्ट करने की ज़रूरत है। साथ में फार्मर्स को भी इंसेंटिवाइज करो कि वो एक तरीके से वाटर ज़्यादा रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप्स को अबंडन करें, या फिर उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हो जाए। बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ पर, उन पर काम किया जा सकता है। और उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट अगर हमारे खुद के एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए अगर हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट करेंगे तो वो सस्टेनेबल भी बना रहेगा और फार्मर्स की इनकम भी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द राइट टू वेलबींग। आर्टिकल लिखा गया है श्री एम के द्वारा, और राइटर जो हैं वो एक सत्संग फाउंडेशन के फाउंडर हैं, ठीक है, और इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये 21 जून जो हमारा वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे है, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है कि योगा हमारे यहाँ पर एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। भारत ने पूरे विश्व को सिखाया है कि योगा कितना बड़ा खजाना है हमारे पास में, जिसके चलते आप आसानी से अपनी ज़िंदगी को बहुत सही दिशा में ले जा सकते हो। इसी चीज़ को लेकर के देखो, 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के एक डिक्लेरेशन के तहत मनाया जाता है। योगा का मतलब हो गया योग, योग का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब ये आप हो गया कि आप ह्यूमन एलिमेंट को डिवाइन एलिमेंट के साथ में इंटीग्रेट करते हो, जिससे कि आप हेल्दी लाइफ जियो, एक पीसफुल लाइफ जियो। इसमें आप देख सकते हो कि आप अपनी कॉन्शियसनेस, आप अपनी खुद की जो आंतरिक जागृति है उसमें आप पहुंच जाते हो जब भी आप योगा करते हो, और उस कॉन्शियसनेस को ही फील करते हो कि ये वाकई में, कॉन्शियसनेस का मतलब हमारी आत्मा, कि आत्मा ही परमात्मा, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब आप अपनी आत्मा से कनेक्टेड फील करते हो और उस आत्मा को ही परमात्मा का एक अंश मानते हो, और उस ध्यान में जब आप लग जाते हो तो उसको बोल दिया जाता है समाधि। ऐसे में समाधि में पहुंचने के लिए क्या केवल और केवल जो ऋषि, साधु, मुनि, इन्हीं का ये एक मतलब ये कोई इन्हीं का काम है,
ये तो एक इंडिविजुअल कोई भी कर सकता है। राइटर खुद बोल रहे हैं कि मैं पिछले 70 साल से लगातार योगा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं जब 10 साल का था तब से कर रहा हूँ और आज भी मैं बहुत हेल्दी हूँ। इवन कोविड-19 के इस क्रूशियल या क्रिटिकल टाइम में भी योगा की जो वैल्यू है वो इंटरनेशनली बहुत एक्सपेंड हुई है। जिन लोगों ने योगिक प्रैक्टिसेस फॉलो की, प्राणायाम किया, सही से आसन किए सारे, उन लोगों को इस कोरोना ने उतना परेशान नहीं किया जितना कि नहीं करने वालों को किया। मैं खुद इसका एक एग्जाम्पल हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ, रूटीन है मेरा फिक्स, आधा से पौन घंटा मैं एक्सरसाइज करता ही हूँ, कुछ भी हो चाहे। हाँ, हफ्ते में एक दिन कई बार हो जाता है कि हाँ जैसे कहीं जाना है सुबह जल्दी उठ करके, जैसे मैं कल जाके आया था कहीं पे, तो ऐसे में वो थोड़ा छूट गया था। पर आप डेली रखो, एनी टाइम आपको रेडी होना है। ठीक है, आप एक रूटीन फिक्स रखोगे ना, फिर आप उस रूटीन से जब बाहर निकलोगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आपको उस तरफ पुश करेगी कि नहीं आपने ये नहीं किया। जैसे कि कल की बात बताता हूँ, संडे था, मैं गया था मेरे गाँव, तो वहाँ पे मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मैं करता हूँ ये लिटरली मुझे एक्सपीरियंस होता है कि मैंने काम क्यों नहीं किया। फिर उसके बाद में भी घर एक रूम सेपरेट लेकर के, और मैंने कह दिया, मैंने कहा मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर वहाँ पर मैं लेके गया था मेरा ये सारा सामान, और वहीं पे फिर नोट्स बनाए मैंने राजस्थान का कंटेंट, और फिर वो अपलोड कर दिया। फिर मुझे शांति आई कि हाँ मैंने अब कुछ किया है। तो पॉइंट यहाँ पर ही आ जाता है कि आप अपनी रूटीन को इस तरीके से शेड्यूल करो कि कुछ चीज़ें तो आपको करनी ही है, वो छूटना ही नहीं चाहिए। जिसमें एक तो आप अपनी एक्सरसाइज, फिजिकली मेंटली फिट रहो, दूसरी आप अपनी पढ़ाई, ये दो चीज़ों को तो कॉम्प्रोमाइज करो मत। और खाना पीना ये सारा चीज़ें फिर, और देखो आप अपनी लाइफ में जब डिसिप्लिन लेकर के आओगे तो अपने आप ही आप ये चीज़ें करने में आसानी महसूस करोगे। 21 डेज का बताया जाता है साइंटिफिकली कि अगर एक काम को किसी को भी आप 21 दिन तक कर लोगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी, और किसी काम को 21 दिन तक नहीं करोगे तो वो आपकी ज़िंदगी में कभी इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी वो बात। तो वो चीज़ आपके ऊपर अप्लाई है। WHO की बात करें तो WHO भी ये कहता है कि मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ आपकी फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, और योगा भी इसी चीज़ पे बिलीव करता है। ठीक है, राइटर फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इवन मेरा खुद का मैंने आपको बता दिया। फिर बोल रहे हैं कि थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और 2015 में यूनाइटेड नेशन में डिक्लेयर करवा दिया 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के तहत। ठीक है, तो देखो योगा जरूर किया करो, खुद की आत्मा को खुद से कनेक्ट करो पहले तो, फिर उसके बाद में आप परमात्मा से कनेक्ट हो। परमात्मा का तो देखो एक ही काम है भाई, काम करते जाओ, फल की इच्छा करो मत। फल की इच्छा ना करने का मतलब है कि आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ केवल कर्म है। रिजल्ट देना तो देखो उस एग्जामिनर के हाथ में है जो आपकी कॉपी चेक करेगा, या यूपीएससी के हाथ में है, वो अपने आप कर लेगी। पर आप तो अपने एफर्ट्स में कमी मत आने दो, वो ज़रूरी है। ठीक है, तो यही है मेन चीज़ इस आर्टिकल की। थोड़ा सा हल्का सा एक सोबर लैंग्वेज में, सोबर वॉइस टोन में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लुक एट हर। अभी देखो 3 जनों को बेल मिली, उनमें से ये जो यूएपीए केस था इनमें 2 लड़कियां थी, एक का नाम था देवांगना कलिता और एक का नाम था नताशा नरवल। इसके अलावा इसके पहले भी दिशा रावी का भी नाम आपने सुना, जो कि टूल किट को लेकर के, फार्मर्स का जो एजिटेशन था उसको लेकर के भी पूरा मुद्दा आया था, वहाँ पर भी एक लड़की। इसके अलावा एक दलित लेबर एक्टिविस्ट जिसका नाम है नवदीप कौर, उन्होंने भी अपनी तरफ से जो फार्मर्स के लिए सॉलिडरिटी दिखाई, एकता का वो जो माहौल बनाया था, उसमें उन्होंने अपना रोल प्ले किया। कितने सारे केसेज हैं जी, चाहे वो NTCAA की बात हो, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसका प्रोटेस्ट करना हो कि भाई हम एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को, या फिर इसमें करेक्शन होने चाहिए जो आप कुछ भी इसमें प्रोविजंस लेकर के आए हो, या फिर आप सिंगू बॉर्डर पे जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट था वहाँ पर पार्टिसिपेशन देखो लड़कियों का। तो बोले एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि ये जो नई जनरेशन है ना वुमेन की, वो कहीं ना कहीं एक नई रियलिटी क्रिएट कर रही है पॉलिटिक्स के अंदर भी। आज इसको बोला जाता है फेमिनिस्ट एक्टिविज्म। दैट मीन्स कि हर एक केस के अंदर जो फीमेल्स हैं वो अपना रोल बढ़ाने की कोशिश करें। और फेमिनिज्म का देखो सेगमेंट, मैं तो ये जानता हूं कि ज्योग्राफी के अगर सिलेबस में फेमिनिज्म के बारे में अगर आपको पढ़ना पड़ रहा है ना, दैट मीन्स आपका कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जहां पर फेमिनिज्म के बारे में आपको ना पढ़ना पड़े। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग जगह पे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे एक मूवमेंट का क्लाइमेट बना हुआ है, वहाँ पर एक चेंज आ रहा है। अभी तक जहाँ पर एक वुमेन को इस तरीके से एक वोटर के तौर पे कंसिडर कर लिया गया, जब भी इलेक्टोरल पिच की बात करें या पॉलिटिक्स की बात करें,
या फिर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका रिकॉग्निशन इतना ही कि हाँ जी हेड ऑफ द फैमिली बना दो, वेलफेयरिस्ट स्कीम्स हैं उनके तहत उनको गैस सिलेंडर डिलीवर कर दो, राशन उनके नाम पे दे दो, बैंक अकाउंट उनके नाम पे खोल दो, सब्सिडी उनके अकाउंट में भेज दो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनको प्रोवाइड करवा दो। वो चीज़ें से बढ़कर भी अब होने लग गया है। जैसे कि हमने देखो बहुत रिपोर्ट भी देखी थी 2-3 दिन पहले, बीएससी, एमबीबीएस और अब बीकॉम, ये 3 ऐसे कोर्सेज हैं ग्रेजुएशन के, यूजी कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, जिनमें लड़कियां लड़कों के इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने लग गई हैं। तो वो चीज़ हमें क्या दिखा रही है कि वाकई में अब धीरे धीरे इनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है, जो कि होना चाहिए। इसके अलावा अब ये जो स्टेडी राइज है ना नंबर ऑफ वुमेन इन हायर एजुकेशन, इसके चलते ही ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक देखो कि एक रेवोल्यूशन फील होता है। दूसरा, वोटर टर्नआउट में भी इनकी प्रेजेंस लगातार बढ़नी। हैशटैग मीटू मूवमेंट आया था कुछ दिनों पहले कि इंडस्ट्रीज में पर्टिकुलरली बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, इनकी बात है, ये शुरुआत हुई थी हॉलीवुड से, कि जो फीमेल्स काम करती हैं उनके साथ में एक सेक्सुअल अब्यूज़ करना, मिसबिहेव करना, उन चीज़ों को एक्सपोज करने का काम किया था इस हैशटैग मीटू ने, जिसमें सोशल मीडिया पे जिन भी लेडीज़ के साथ में प्रॉब्लम हुई थी पास्ट में, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को ब्लंटली बताया कि भाई हमारे साथ में ये गड़बड़ की थी, इस इंडिविजुअल ने की थी। ऐसे में चलो ठीक है कि कुछ ने गलत तरीके से भी ब्लेम किया था दूसरों की डिफेमेशन के लिए भी, पर कहीं ना कहीं एक मूवमेंट तो देखने को मिल रहा है, एक क्रांति तो देखने को मिल रही है। सेम चीज़ आप देखो कि केरला में अभी जो नई सरकार बनी है, ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उन्होंने अपने कैबिनेट में के शैलजा, ये लेडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी है प्रीवियस पिनाराई, ये जो विजयन की जो सरकार थी केरला में, उसमें उनको कैबिनेट में कोई सीट नहीं दी। तो कितना ज़्यादा ऑब्जेक्शन देखने को मिला था। कहने का मतलब कि लगातार ये अपनी स्ट्रगल में स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं अगर फीमेल्स की बात करें। इसके अलावा आप देखो कि पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की बात बहुत बार आती रहती है। अब ये तो देखो प्लस ही प्लस था, अब करना क्या है, वो चीज़ें जो होल्ड पे हैं उनकी बात करते हैं कि पार्लियामेंट में अभी भी औरतों को, जो फीमेल है उनको 33% रिजर्वेशन की बात लगातार की जा रही है। बिल भी इंट्रोड्यूस हुआ है यूपीए के टाइम पे, पर अभी भी 33% रिजर्वेशन नहीं है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि करंट पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा में विमेन रिप्रेजेंटेशन कितना है एमपीज के तौर पे, बताओगे आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में। वो डेटा काम का है, इसलिए एक जना शेयर कर देगा, मैं उसको पिन कर दूंगा, आप अपने आप फिर बाद में एक दूसरे के साथ शेयर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा वो। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज को खुद को भी देखो कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, और ये मजबूर भी हो जाएंगी आने वाले टाइम पे, क्योंकि अभी तो चलो ज़्यादातर जो लीडिंग पावर्स की बात करें, ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़ दो, एक ये मायावती जी की पार्टी को छोड़ दो, ये 2-3 पार्टीज ऐसी हैं जिन पर लीडर के तौर पे एक लेडी बैठी है, बाकी तो सारे के सारे मेल डोमिनेंसी होती है और उन्हीं के बीच में बातचीत होती रहती है। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपनी स्ट्रक्चरल बैरियर्स को करेक्ट करने की जरूरत आ जाएगी। नहीं तो क्या है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन अगर डिस्प्रपोर्शनेटली चलता रहा तो ये एक रेवोल्यूशन का असर इधर भी देखने को मिलेगा। दूसरा, वुमेन एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अभी कोविड-19 के टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट आया ना, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है? औरतों को। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इन रियलिटीज़ को ऑल्टर करने की ज़रूरत है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज को इस मोमेंट को कैप्चर करने की ज़रूरत है। एक साइलेंट स्पेक्टेटर के तौर पे मत बैठो, इन रियलिटीज़ को लर्न करो और फिर उसके बाद में नई सॉलिडारिटी क्रिएट करो। नहीं तो फिर ये मोमेंट जो है ये कंटिन्यू बढ़ रहा है, अपने लिए अपना स्पेस खुद क्रिएट कर लेंगे। तो ये कुछ वुमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से था। सोसाइटी वाला सेगमेंट है हमारा जीएस पेपर 1 में, वहाँ पर रोल ऑफ वुमेन की बात आती है ना, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। आगे देखते हैं। लास्ट आर्टिकल है मेक वे फॉर द स्टेट। देखो इसमें सिंपल सी बात जो बताई हुई है ना, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की शुरुआत में पिछले साल जो लॉकडाउन लगाया गया था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से बोल दिया था कि हाँ भाई लॉकडाउन लगा रहे हैं, पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो स्टेट्स के ऊपर बड़ी परेशानी आई थी। अब हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लिया आपकी बात सेंटर ने, और बोला कि स्टेट जो है वो अपने हिसाब से हैंडल करे बीमारी को, और लॉकडाउन भी लगाना हो तो लोकलाइज लॉकडाउन लगा लो सिचुएशन को देखते हुए। फिर साथ में हमने देखा कि वैक्सीन पॉलिसी है, उसमें भी चेंजेस देखने को मिले। इसमें ये कह दिया कि स्टेट्स अपने लेवल पे 25% अरेंज करेंगे, 25% स्टेट करेंगे, 25% ही प्राइवेट सेक्टर करेगा, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो वैक्सीन का अरेंजमेंट करेगी वो स्टेट्स को अलोकेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द सम इंडिकेटर्स, जैसे कि
कितना वेस्टेज किया जा रहा है, कितने केस लोड हैं, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो स्टेट, सारी चीज़ें। तो ऐसे में राइटर जो हैं वो फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट में, हेल्थ सेक्रेटरी। तो ऐसे में देखो इनका यही कहना है कि साथ में आकर के काम करने की ज़रूरत है, और राइटर मुझे लगता है थोड़ा लेट है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप खुद रीडिंग मारोगे समझ में आ जाएगी कि साथ में आकर के काम करने की ज़रूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को फ्री हैंड देने की ज़रूरत है। स्टेट जो है वो फ्रंट फाइटर हैं इस बीमारी की, अगर बात की जाए तो उनको फ्री अवेल कराओ। या फिर आप सर्कुलेशन की बात करो, लोगों में अवेयरनेस की बात भी की जा रही है कि हाँ हैंड आउट दो, पेपर पैम्पलेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करो, जिससे कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कर सकें। सिमिलर चीज़ की अगर बात करें यहाँ पर वर्कर्स को, या फिर कंट्रोल रूम्स आप स्टैब्लिश करो जहाँ से कि लोगों को गाइडेंस दी जा सके प्रॉपरली। डॉक्टर्स को एम्पावरमेंट प्रोवाइड करो, टेलीमेडिसिन को प्रमोट करो। ये सारी चीज़ें बताई हुई है। तो एक बार खुद से रीडिंग मार दोगे, बड़ा आसान लैंग्वेज में समझाई हुई चीज़ें हैं। सजेशंस हैं बहुत सारे, क्योंकि कोविड रिलेटेड हमने बहुत से आर्टिकल पहले डिस्कस कर लिए हैं। तो रिवीजन मात्र के तौर पे आप एक बार देख लेना, इसको छोड़ना मत इसको, क्योंकि हो सकता है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। लैंग्वेज बड़ी सिंपल है, इसलिए ज़्यादा समझाने का वो नहीं है, और चीज़ें भी बड़ी आसान है जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ ली होगी कोई दूसरे चैनल पे या खुद से। ओके, तो देखो डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।